जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम समझेंगे कि सीड अदर सीड क्वालिटी मतलब जो सम अदर सीड के जो कुछ और क्वालिटी हैं क्या क्या है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने पिछली वाले लेक्चर में समझा था कि सीड के सिलेक्शंस क्या होते हैं, कैसे सिलेक्शन करना चाहिए, उसकी वेबिलिटी क्या है, इसकी जर्मिनेशन रेट क्या है, जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है। इन सभी बातों का हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे इसमें कि और इसकी कुछ क्वालिटी क्या होनी चाहिए सीड की, जो हमारी बुआई के सोइंग के उद्देश्य के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो हम लोग चलिए देखते हैं। पहला इम्पोर्टेंट क्या है कि इम्प्रूव्ड वेराइटी। जब भी हम सीड खरीदे तो उसमें एक क्वालिटी जरूर देखें कि ये वो अच्छी वैरायटी होनी चाहिए, अच्छी कोई ब्रांडेड सीड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहीं से गए सीड उठाए लाग सोइंग कर दिए और वो जर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, 80% उसका 50% जर्मिनेट हो रहा है, उसमें आपका सीड भी लॉस होगा, समय भी चला जाएगा, हर तरह से आपको हानि उठानी पड़ेगी। तो उसमें क्या है, आप जब भी सोइंग करें तो एक इम्प्रूव्ड सीड का वैरायटी मतलब एक अच्छी गुणवत्ता वाली बीज को चुनाव करके ही बोएं। एंड सेकेंड हम देखते हैं जेनेटिक प्योरिटी। जब देखा जाता है कि उस सीड की जेनेटिक प्योरिटी क्या है, इसकी पिछली जनरेशन कैसी रही, उसकी पिछली जनरेशन। कभी कभी गांव में क्या करते हैं, जिस फसल का सीड अच्छा होता है वह उसको अगले नेक्स्ट में सीजन में बोने के लिए स्टोर कर देते हैं या रख देते हैं। तो उसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है उसको देखा जाता है कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है इस टाइम, तो अगले सीजन में ये परफॉर्मेंस अच्छी करेगी। इसके कारण उसकी जेनेटिक प्योरिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और इसी में एक होता है आपका फिजिकल प्योरिटी, थर्ड नंबर पे फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी ठीक। फिजिकल प्योरिटी में क्या क्या होता है, क्या देखा जाता है, सीड की क्वालिटी कैसी है, सीड वजन है या नहीं, सीड चमकीली अच्छे डिजीज से इन्फेक्ट लेस है, डिजीज लेस है, ऐसी सभी गुण को बीज के अंदर देखा जाता है। यह जो फिजिकल है ऊपरी तरफ से यह देखा जाता है कि ना है कि मतलब किसी रोग से ग्रसित तो नहीं न है, और इसमें प्रॉपर मैच्योरिटी हुई है इस सीड की, यह देखा जाता है फिजिकल प्योरिटी में। तो यह भी बहुत अच्छा है, यदि अब गुड हेल्थी रहेगा तो अगली जनरेशन में अच्छा उत्पादन करेगा। प्लांटिंग वैल्यू, जो प्लांटिंग वैल्यू होती है फसल की, किसी सीड की यह निर्धारित करता है कि फसल जब भी हम सोइंग कर रहे हैं तो उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए सीड की, कि इतने इतने स्पेसिंग में हम सीड बो रहे हैं। तो यदि हमारे सीड का जो प्लांटिंग वैल्यू सीड अगर अच्छी रहेगी तो उसकी वैल्यू एक बहुत अच्छी आएगी। जैसे कि कुछ प्रकार से सीड क्या होते हैं कि कुछ बहुत अधिक फैलाव लेते हैं, और मतलब कुछ प्लांट कुछ प्रकार का सीड उसी में कई अगर मिक्स सीड हो गए तो उसमें क्या होता है कि एक फसल ज़्यादा हाइट हो गई, एक फसल कम हाइट की, और एक फसल की पत्तियां कुछ ज़्यादा चौड़ी है, कुछ दूसरी पौधे की कुछ पत्तियां ज़्यादा कम पतली है या पतली है। तो उसमें क्या होगा कि बहुत अधिक डिसबैलेंस हो जाएगा, अनयूनिफॉर्मली हो जाएगा। तो इसमें प्लांटिंग वैल्यू भी इसका एक बहुत अच्छा निर्धारण किया जाता है इसके अंतर्गत। और देखिए हम समझते हैं सीड हेल्थ कैसे होनी चाहिए। जब अब भी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि यदि हमारा हेल्थ अच्छा है तो हम प्रॉपर वर्क करेंगे डेली टू डेली रूटीन का अपना, एंड आप भी करेंगे। तो ऐसा क्या होता है कि जब भी सीड यदि सीड हेल्थ है या गुड है, उसका स्वास्थ्य ठीक है, सीड का डिजीज लेस है, इंसेक्ट लेस है, एंड प्रॉपर उसमें उसका मैच्योरेशन प्रॉपर हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि अगली जनरेशन में जब भी हम करेंगे तो वो अपने फुल प्रोडक्शन से उत्पादन को देता है वहाँ पर। यदि उसको फुलफिल जो इन्वायरमेंट और जो इसकी नीड जो प्राइमरी नीड्स हैं उसको फुलफिल किया गया तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी सीड। एंड सीड मॉइस्चर, देखिए जब भी हम क्या करते हैं सीड में कुछ न कुछ परसेंट मॉइस्चर रह जाता है उसमें। हम भी जब भी कुछ फसलों को या सीरियल क्रॉप्स में मोस्टली स्टोर करते हैं तो 10 से 12% उसमें नमी रह जाती है, कुछ फसल में 8 से 9 हो जाती है, कुछ में 14 से 15 होती है। या जब कटाई करते हैं तो उसमें 20 से 25% नमी होती है। तो हम लोग किसान लोग क्या करते हैं, पहले सीड को धूप में सुखा देंगे, उसके बाद 1-2 दिन तक धूप में डाल दिए, जब सूख जाता है तो उसके बाद गेहूं को अपने बोरे में रख कर अपना भर रख देते हैं, या धान को रखना पड़ता है, धान को खूब अच्छी तरह सुखाते हैं, उसके बाद अपना जो सीड के लिए जहाँ भी जगह है स्टोर करने के लिए वहाँ पर रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, उसमें एक प्रॉपर नमी
कुछ न कुछ परसेंट रहा जाता है कि अगली जनरेशन जब वो आएगा तो वह नमी का उपयोग करके, जैसे वह जो नमी रहती है उसके भ्रूण में होता है, जैसे जब उसे हम बोते हैं तो अपने सॉइल का भी नमी पाता है, तो कुछ अंदर नमी रहता है और उतने में ही वो ग्रो कर जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि सीड का जो मॉइस्चर रेट है वो भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा उसे ड्राई कर देंगे तो वह डेड कर जाएगा, सीड आपका जर्मिनेट नहीं करेगा। एंड जर्मिनेशन टेस्ट, जर्मिनेशन टेस्ट भी बहुत अच्छा मायने करता है। जर्मिनेशन टेस्ट में क्या होता है, एक क्विकली टेस्ट होता है, मतलब बहुत फास्ट टेस्ट किया जाता है। उस जर्मिनेशन टेस्ट में 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। जर्मिनेशन क्विकली टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, एक वाटर टेस्ट होता है। एक जो होता है आपका क्विकली टेस्ट होता है, एंड एक होता है स्टैंडर्ड टेस्ट, और एक आपका होता है वाटर टेस्ट। क्विकली टेस्ट इसे तुरंत आप फास्ट रूप से देखा जाता है कि यह जर्मिनेट, यह मोस्टली लैब या लैब रूम में पाया जाता है जहाँ रिसर्च होते हैं। और जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसमें 85% जर्मिनेशन होनी चाहिए, वो बहुत अच्छा एक स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। यदि 85% से ज़्यादा जर्मिनेशन रेट है, जर्मिनेशन परसेंटेज है। एंड वाटर जो टेस्ट होता है, इसमें वाटर के द्वारा हॉट वाटर को थोड़ा या गर्म वाटर को, इसका एक प्रोसेस होता है, उसके अनुसार यह टेस्ट किया जाता है कि हमारी सीट की क्वालिटी कैसी है, अच्छी हो या नहीं है। यदि वाटर में यदि हम सीट को डाल देते हैं, जो डेड होते हैं सीट वो ऊपर चले आते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे सीड में कुछ अनडिजायरेबल जो सीड होते हैं उसे हम अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से हम कई तरह से अपने सीड को जांच करके बोते हैं। ठीक, अब देखिए हम समझते हैं, ये तो हो गया। अब समझेंगे कि सोइंग क्या है। सोइंग बुआई क्या है। किसी भी फसल या किसी भी फसल के बीज को बोने से पहले जो भी भूमि पर प्रिपरेशन या सीड बेड तैयार करते हैं वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल लगता है बुआई से पहले। ठीक, बुआई से पहले देखिए इसमें क्या होता है, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन थी, मतलब अधिकतम से अधिकतम एक एवरेज या आप बोल सकते हैं एक कम रिसोर्स में अधिक से अधिक जो प्लांट पॉपुलेशन को लगाया जा सके। एक फील्ड पर सीड बेड के थ्रू और प्लांटिंग के थ्रू आप बोल सकते हैं, और इसे साधारण भाषा में कह सकते हैं कि सीड बेड जो होता है हमारे फील्ड प्रिपरेशन के द्वारा, उसके बाद जो भी सीड ग्रो किया जाता है, एक ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन की मतलब अधिकतम से अधिकतम प्लांट उसकी ग्रो करें और अधिक से अधिक उसे उत्पादन प्राप्त हो। यही है कि आपका सोइंग। ठीक, सोइंग में क्या होता है, तो इसमें देखिए सोइंग में हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया है कि आपको कि ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। ठीक, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन जो प्री रिक्वेस्टिंग करते हैं, जो एक मतलब उसके पहले क्या करते हैं, ग्रो से पहले एक सीड बेड को तैयार करने के लिए एक प्री प्लानिंग किया जाता है, प्री रिक्वेस्ट किया जाता है। और उसके लिए सीड बेड टाइम, डेप्थ ऑफ द सीड रेट, ये सभी निर्धारित करता है। ठीक, सीड बेड टाइम, सीड रेट, इटीसी आप इसमें अगर देखेंगे तो ये सभी जो सोइंग का है, बुआई होती है, वह निर्धारित किया जाता है कि किसी फील्ड को इस प्रकार से प्रिपरेशन करके बनाया जाए कि जब सोइंग है, जो हमारी बुआई है, वो एक बहुत अच्छे तरह से हो और उससे अधिक जो प्लांट पॉपुलेशन हो
हेल्थी हो और अधिक से अधिक हमें क्या हो, इकोनॉमिक यील्ड प्राप्त हो। ठीक, यही होता है आपका सोइंग। और इसमें हम देखते हैं कि एक चीज की, यदि फील्ड कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है, जैसे आप इसे कह सकते हैं कि जो 50% जो नमी है इसमें, ठीक, जो फील्ड में जो आपका खेत का 50% यदि नमी है तो अच्छा होगा। यदि 80% है तो जर्मिनेशन परसेंटेज जो है, जर्मिनेशन परसेंटेज गुड माना जाता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का माना जाता है। इसमें भी गुड होता है, बट अगर 80% जर्मिनेशन या मॉइस्चर है तो इसमें बहुत अच्छा माना जाता है फील्ड के हमारे खेत की। तो इसमें कुछ ये बातें होगी। अब हम देखते हैं टाइम ऑफ द सोइंग, और इसमें एक चीज और हम देख लेते हैं, इसका टेम्परेचर जो है, ये तो हो गया आपका मॉइस्चर मतलब बुआई के लिए मैंने बताया था कि सीड वेट, टाइम, सीड रेट, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं मॉइस्चर, ठीक, टेम्परेचर। इन सभी एक अच्छे वातावरण पे जो सीडों को इनके अंदर लगाया जाता है वही होता है आपका सोइंग। यहाँ पे अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो आप टेम्परेचर देखते हैं, इसमें मिनिमम जो है, जो सॉइल का टेम्परेचर मिनिमम 10 डिग्री होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। सीड की रिक्वायरमेंट जो जर्मिनेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उससे नीचे जाएगा तो आपका सीड प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये हो गया मिनिमम। अब यहाँ पे अगर यदि 20 सेंटीग्रेड आपका तापमान है तो यह बहुत गुड माना जाता है। ठीक, आपके सॉइल का जो फील्ड का यदि 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो गुड माना जाता है। ठीक, एक कीजिएगा। अब हम देखते हैं सोइंग में जो पहला पॉइंट है वो है टाइम ऑफ द सोइंग। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, टाइम ऑफ द सोइंग। टाइम ऑफ सोइंग, देखिए टाइम ऑफ द सोइंग में क्या करते हैं, जब भी हम बुआई करते हैं किसी फसल का तो उसका एक टाइम बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। उसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई फसल बुआई करेंगे, ऐसा नहीं कि सर्दी वाली फसल आप गर्मी में बो देंगे या बारिश वाली फसल आप ठंडी में बो देंगे। उसका एक फसल का एक क्लाइमेट इस प्रकार से बनाया गया है, उसका एक इस प्रकार से अपने आप को फसल को निर्धारित किया गया है कि यह इसके लिए इतना ही आवश्यकता होगा, यदि इतना टेम्परेचर है तभी यह फूलेगा, यदि इतना गर्मी है तभी यह फ्रूटिंग करेगा, तभी पैदा होगा, तभी यह ग्रो करेगा। अन्यथा यदि आप यह गर्मी वाले फसल को आप ले जाकर ठंडे में बो देंगे, वहाँ पे उसको धूप मिलेगा ही नहीं तो आपको वो कहाँ से ग्रो करेगा। तो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल करता है जो है टाइम ऑफ द सोइंग। अब आप देखिए, अब जो हमारी जो रैनी सीजन है, रैनी सीजन की जो बुआई होती है वो कहा कि जून से जुलाई में। ठीक, यदि हम ग्राउंड की फसल को लें, यदि हम डिले कर दें इसकी फसल में, या तो डिले कर दें, वहाँ पे टेम्परेचर या वहाँ की जो प्रोडक्शन है बहुत अधिक घट जाती है। रैनी सीजन की हो गया आपका, यहाँ पे आप इसे खरीफ सीजन में बोल सकते हैं। ठीक, खरीफ सीजन। एंड थर्ड पे हम देखते हैं, सेकंड पे रबी सीजन। ठीक, रबी सीजन की बुआई आपका अक्टूबर टू नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे एक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मोस्टली आप देखेंगे तो 22 या आप यहाँ पे ले सकते हैं 22 से 25 सेंटीग्रेड होना आवश्यक होता है बुआई की टेम्परेचर। एंड जो अब देखिए यहाँ ये हो गया इसका बुआई का। अब यहाँ पे यदि पोटैटो ले रहे हैं या तो व्हीट ले रहे हैं, व्हीट में क्या होता है बहुत अधिक गर्म टेम्परेचर की आवश्यकता है। जब
गेहूं को काटने का मौसम आता है तो उसमें गर्मी बहुत अधिक पड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए टेम्परेचर 35 से 40 सेंटीग्रेड के पास रहता है। अबाउट आप 30 से आप बोल सकते हैं 35 से लेकर 40 तक एक एवरेज में, मतलब एक उसमें माना जाता है, अंतर लेके बताया जाता है इसमें। पोटैटो को भी वही फरवरी मार्च में खुदाई होती है, तो इसमें टेम्परेचर जबकि नवंबर की अपेक्षा बहुत अधिक ग्रो हो जाता है। और अब हम देखते हैं जायद वाली, ठीक, जायद सीजन, आप इसे सीजन नहीं बोलेंगे, जायद की क्रॉप्स बोल सकते हैं। जायद क्रॉप्स के लिए जो मोस्ट टाइम होती है बहुत अच्छी, वो होता है जनवरी, ठीक, जनवरी का जो है लास्ट वीक, जनवरी का लास्ट वीक एंड फरवरी का फर्स्ट वीक। ये हो गया आपका टाइम ऑफ द सोइंग, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। जब यदि हम टाइम से बुआई नहीं करेंगे तो हमारी फसल डिले हो जाएगी, तो लेट हो जाएगा, प्रोडक्शन घट जाएगा, प्रोडक्शन घट गया तो पैसा भी लॉस हुआ। अब डिले करने की एक बहुत बड़ा और हानि होता है कि किसी भी डिले हुआ तो कहीं वहाँ पे क्या होता है कि डिजीज का अटैक हो जाता है, इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, इससे बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है, डिले के लिए प्रॉपर वैरायटी आई है, उसे आप ग्रो करिए, वो रेजिस्टेंस होती है उस कीटाणु या डिजीज के प्रति, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसल है आए हैं, तो उसे आप उपयोग करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो अब हम इसके बाद देखते हैं डेप्थ ऑफ द सोइल, ठीक। बुआई से पहले देखिए हम लोग क्या क्या इसमें बहुत बड़ा अहम रोल होता है। एंड सेकेंड है डेप्थ ऑफ द सोइल, डेप्थ ऑफ सोइल, यह क्या है, मतलब बुआई गहराई। देखिए मोस्टली क्या होता है कि यह फसलों के अंकुरण पर निर्धारण करता है किस प्रकार का अंकुरण है, इसमें इपीजियल है कि हाइपोजियल, भूमियोपरिक है कि भूमियो निचली वाला है, और इसमें आप देखेंगे कि स्मॉल सीड है कि बिग सीड है, और इसके रूट के अकॉर्डिंग क्या होता है। इस प्रकार की फसलों को हम ग्रो करते हैं। तो इसमें मोस्टली यदि आप देखते हैं तो 5 से या 4 से 5 सेंटीमीटर बहुत अधिक हो गया, ठीक। ये मतलब बहुत एक अच्छा माना जाता है कि इतना सेंटीमीटर आप डेप्थ या गहराई में सीड को बुआई करें तो आप बहुत अच्छा माना जाएगा। अब कुछ फसलें हैं जैसे मोटे अनाज वाली या स्मॉल या जो बड़े या बिग साइज वाली है, उनको क्या होता है अधिकतम 6 से 7 या 6 से 8 सेंटीमीटर के अंदर नहीं बुआई किया जाता है। और जो स्मॉल सीड होते हैं, स्मॉल सीड जो होता है जैसे आपका टोबैको हो गया, चिली हो गया, टोमेटो हो गया, जो नर्सरी वाली होती है, तो इनको क्या किया जाता है, मिनिमम 2 से 3 सेंटीमीटर, इससे नीचे गहराई में इसकी बुआई नहीं किया जाता। यदि बुआई कर देंगे तो जर्मिनेट नहीं होगा, उसके अंदर एक मतलब उमस या गर्मी पैदा हो जाती है और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण वह जो है सीड डेड कर जाता है, ठीक। तो यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और अब हम देखते हैं कि कुछ फसलों में क्या होता है कि अक्सर जो जर्मिनेशन जो है, जर्मिनेशन टाइप, ठीक, जर्मिनेशन टाइप कुछ होते हैं जैसे हाइपोजियल होता है, हाइपोजियल ईपीजियल, ठीक, हाइपोजियल ईपीजियल। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप अरहर को ले लिए तो उसमें क्या होता है, मोस्टली देखा गया है अरहर या जो उसमें होता है जो भूमि पर, इसमें इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। इसका हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, सेपरेट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा। इसमें भी
कुछ चीज जो होते हैं बहुत जल्दी, जैसे हम लोगों ने बारिश में क्या हुआ, खीरा उड़ा या करेला वगैरह लगाते हैं तो उसका बारिश होते ही उसका सूट तुरंत ऐसे ऊपर निकल आता है, ठीक ऐसे ऊपर निकल आता है पहले तो। और कुछ चीज़ों इसके सूट नहीं करता, इसका जो सीड है सीड ही ऊपर निकल आता है, ठीक ऐसे आप देखेंगे तो यह ऐसे करके यह ऊपर चला आता है। तो यह भाग पहले ऊपर आता है पत्ते वाला जो जो बीज पत्र होता है, और कुछ में देखेंगे तो आप सीड नीचे रह जाएगा और उसके बाद यह ऊपर आता है। तो यही दोनों में अंतर होता है, कुछ में पत्ते पहले आते हैं, कुछ में जो बीज पत्र है पहले आते हैं, कुछ में जो उसकी कोलिप्टाइल है वो पहले आता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा डेप्थ ऑफ द सोइल। और अब हम देखते हैं इसमें और जो हमने बताया था कि जो स्मॉल सीड के लिए है, स्मॉल सीड के लिए देखिए 3 सेंटीमीटर अधिकतम है। यदि बहुत अधिक ले रहे हैं तो आप इसे ले सकते हैं 3 से 4 सेंटीमीटर, ठीक इससे ऊपर नहीं। तो इसमें एक पॉइंट छूट गया है, हम लोगों ने समझा कि जो सीड बेड प्रिपरेशन जो है, सीड बेड प्रिपरेशन जो हम लोगों ने जैसे मतलब क्या करते हैं, कभी कभी पहले बुआई से पहले सीड को अच्छी तरह से प्रॉपर उसका हम तैयारी करते हैं, पाटा लगाते हैं, जुताई करते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। यदि आपके पास इतनी उपलब्ध नहीं है पैसा या फार्मर के पास, पहले तो किसानों होते थे बैलों के द्वारा 4 से 5 जुताई करते थे, एक मिट्टी प्लट हल से जुतवाई थे। अब क्या हो गया मॉडर्न ज़माने में, यदि कल्टीवेटर है तो कल्टीवेटर से 2-3 जुताई करवाते हैं, या रोटावेटर है तो एक कल्टीवेटर जुताई करवाने के बाद रोटावेटर करवा दिए, उसके बाद बुआई कर देते हैं। तो रोटावेटर में उसमें क्या होता है, प्लैंकिंग उसके साथ हो जाता है, जो आप क्या कहते हैं, जो प्लांटिंग होता है या जो पाटा चलाया जाता है वह उसी के साथ हो जाता है। कल्टीवेटर में उसके पीछे पाटा लगा रहता है, उस पर आप उसी स्वतः ही हो जाता है, या तो उसको किसी व्यक्ति के द्वारा बैठकर पाटा लगाकर समतल कर दिया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल लगता है। अगर सीड प्रिपेयर जो आपका फील्ड है यदि अच्छा तैयार है तो अच्छा ग्रो करेगा, यदि अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं ग्रो करेगा। विड लेस होना चाहिए, आपका डिजीज लेस होना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो समझे होंगे सोइंग में कौन कौन से है। अब इसके हम नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे मेथड्स ऑफ सोइंग, मेथड ऑफ सोइंग, ठीक। बुआई की विधियां कौन कौन से है, इसके पहले हम लोगों ने समझा कि पहले फील्ड का प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद टाइम ऑफ द सोइंग देखते हैं, फिर डेप्थ ऑफ द सोइंग मतलब गहराई के बीच की गहराई देखते हैं। ये सब मैनेज करने के बाद अब हम चर्चा करेंगे मेथड्स ऑफ सोइंग। तो आई होप कि आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।